हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th के इतिहास की बुक का चैप्टर ये 1 है और ये पार्ट 3 होने वाला है वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो देखो हमने 2 वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, बहुत डिटेल में किया है। आप अगर चाहते हो देखना तो देख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने ये सब करवा दिया था, देश का नाम कैसे पड़ा एक बार और मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था कि पहले जो इंडिया का नाम था ना, इंडिया कैसे पड़ा। तो पहले जो हमारे इंडिया है, इंडिया नाम पड़ा था या फिर भारत के नाम से हम बुलाते हैं। और ये पता है इंडिया शब्द कहाँ से आया था? इंडस से निकला था, जिससे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अच्छा देखो, जो ईरान है, यूनान है ना, ईरान और यूनान से यहाँ से कुछ बंदे आए थे, कुछ लोग आए थे जो कि ईरानियों बोल सकते हैं और यूनानी बोल सकते हैं। तो ये सिंध एरिया को ना हिंदोस और इंदोस कहते थे, और नदी के पूर्व जो स्थित भूमि थी ना उसे इंडिया कहते थे। और वहाँ के पास जो उत्तर पश्चिम में लोग जो समूह रहती थी उनके, तो उन लोगों को ना ये क्या कहते थे? क्या कहते थे? इंडस कहते। ठीक है, तो अब देखो, तो इन्हीं समूहों को मतलब इन्होंने इंडस कहा, और इंडस के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। और जो भारत है, भारत अरे इंडस नहीं, भारत कहते थे। ठीक है, भारत कहते। ठीक है, और उस भारत का ना उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। तो यही बात थी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने। जो रसीदा का क्वेश्चन था कि अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, तो ये अतीत के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। आप अच्छे से शांति रख कर पढ़ो, इसे समझो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना या फिर पढ़ना है। ठीक है, अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढो, पढ़ो, इससे भी आप जान सकते हो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम हाथ से लिखते हैं, जैसे पुस्तक है, उन पुस्तक को हाथ से लिखी गई है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट है। ठीक है, क्या है? मेन्यू स्क्रिप्ट। इंग्लिश में इसे बोल सकते हो मेन्यू स्क्रिप्ट। शब्द लेटिन शब्द, यानी कि मेन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ। ठीक है, हाथ से निकला हुआ है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्राय तापपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ के छाल के से विशेष तरीकों से तैयार भोजन पात्र पर लिखी मिलती थी। देखो पांडुलिपियाँ है ना, वो तार पत्रों यानी कि तार जो होते हैं ना, तार के पत्ते तथा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल। ठीक है, एक भुर्ज नामक पेड़ थे, उनके छाल पर लिखे गए ना, इन अच्छे से मतलब उन छाल पर विशेष तरीके से भोजन पत्र पर लिखी गई मिलती थी। ठीक है, तो भोजन पत्र जैसे होते थे और उस पर लिखा हुआ, जैसे देखो ये ना, ये चीज़ें जो लिखी है ना, आप मत बोलो ये चीज़ वगैरह वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिखे गए हैं उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज। और ये ना छाले हैं ना, भुर्ज के छाले हैं, इस पे लिखे जाते थे। ठीक है, पात्र पे लिखे जाते। तो यही चीज़, इन सब चीज़ों से भी हम पता कर सकते हैं कि कैसे होती थी पहले की रीति या नीति, कैसे होती थी, है ना। तो इनमें से इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ किसे कहेंगे? जो हाथों से लिखी गई बुक होती हैं। को कीड़ों ने खा लिया, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ओके, प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती है। ठीक है, मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है इन पांडुलिपियाँ, जो छाले पर लिखे होते हैं या फिर पत्तों पर लिखे होते हैं। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी के प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है। ठीक है, देखो इन सब पत्तों पे या फिर छालों पे क्या मिलता है? धार्मिक के मान्यता कितना था, व्यवहार में कैसे थे वो लोग, राजा का जीवन कैसा था, औषधि यानी कि दवाइयाँ कैसी होती थी, विज्ञान क्या कहता था उस टाइम में। ठीक है, किस प्रकार के मतलब सभी प्रकार के विषय के बारे में लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, कई संस्कृत में भी लिखे हुए हैं महाकाव्य या फिर कविताएं या फिर नाटक, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। ठीक है, अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग करते थे, प्राकृतिक भाषा भी बोलते थे लेकिन तमिल भी बोलते थे, तो प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग किया करते थे। ठीक है, तो देखो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं।
ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, देखो अभिलेखों किसे बोलते हैं, जो पत्थर पे या फिर किसी धातु चीज़ों पे, किसी मेटल चीज़ों पे लिखा होता है ना, जैसे ये देखो पत्थर है ना, पत्थर पे लिखे हुए या फिर किसी धातु पे लिखे हुए ऐसी चीज़ें ना लिखे हैं, तो इन चीज़ों को ना हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। ओके, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कई बार राजा अपनी जो बातें होती थी ना, कि रूल्स बोलते हैं जिसे, तो वो रूल्स ना इसमें लिख देते थे, नियम इसमें लिखते थे कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, और सब अपना पढ़ लेते थे, देख लेते थे और उनका पालन भी करते हैं। कुछ अन्य प्रकार की अभिलेखें भी मिलती थी जिसमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, जिसमें कई ऐसे उपदेश या फिर अभिलेख थे कि जिसमें राजा रानी और अन्य स्त्री और पुरुष भी अपने कार्य के बारे में उसमें लिखा करते थे, अपने कार्यों के बारे में उसमें बताया करते थे। ठीक है, तो अब देखो उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, शासक अपने लड़ाइयों का रेखा जोखा सब कुछ रखा करते थे। देखो एक क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी। अब देखो बोल रहे हैं कि ये कठोर जो चीज़ें हैं ना, जैसे पत्थर हो गए या फिर किसी धातु की चीज़ें हो गए, तो इसमें लिखवाने में कितनी दिक्कत आती थी और क्या क्या लाभ होता था। तो मतलब ये चीज़ें आपको पता चलेगा, तो क्या क्या होता था, तो अब देखो क्या होता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई भी गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों के भी और मतलब नीचे बनेंगे। तो पहले ये देख लो, पुरातात्विक जो था ना, वो मतलब पुरातात्विक किसे कहते हैं, जो इन सब ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते थे कि क्या है, कैसे लिखा गया है, जैसे ईंट और पत्थर से बने हुए या फिर कोई मतलब चित्र हो गए, अवशेषों हो गए, मूर्तियाँ हो गए, अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों सबका मतलब क्या करते थे, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे। ठीक है, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई करते थे ताकि हमें मिल जाए। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मीट और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर एवं जल्दी नष्ट न होने होते हैं। ठीक है, आपको पता ही ना कि ये सब मतलब मिट्टी से बने हैं, पक्की मिट्टी से बने हैं या फिर कोई मेटल से बने हैं, किसी सिक्के से बने हैं, तो ये सब जल्दी नुकसान नहीं होगा ना। कागज वागज का बना हो तो वो नुकसान हो जाएगा। जैसे ऊपर में अभिलेख मिला था, किस पे लिखा हुआ, पांडुचेरी वो वाला, मतलब पांडुचेरी नहीं, अभिलेख वाला था ना जो पत्ते पे लिखे हुए थे, तो उन सब पे ना वो कीड़ा वगैरह खा लिए तो कुछ नष्ट भी हो गया था। और इन सब पे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। मेटल के बने हुए, पत्थर के बने हुए हैं, पक्की मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये सब जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, देखो पुरातत्वविद जानवरों, ठीक है, जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों पे भी ढूंढते थे। ठीक है, ये पुरातत्वविद जो थे ना, वो जानवरों के, चिड़िया के या फिर मछलियों की हड्डी ढूंढा करते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े या फिर अन्य जल जाते, फिर भी जले हुए रूप में रखे रहते थे, तो इन्हें पता चल जाता था। ठीक है, देखो क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। ये मतलब बोल रहे हैं कि क्या इन्हें बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि ये पुरातात्विदों जो है ना, वो यही सब ढूंढते रहते थे। ठीक है, और पांडुलिपियाँ तो आपको पता ही है, पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं, जो किसी मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, देखो है क्या, पांडुलिपियाँ अभिलेख हो। ठीक है, पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखे हुए, अभिलेख मतलब कहाँ, जो पत्थर या फिर किसी मेटल चीज़ों पे लिखे हुए थे। एंड पुरातात्विक किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। ठीक है, से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना शुरू रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता
सफलता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों से ना हमें पता चलता था। हमें देखो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने नहीं पढ़ा होगा तो सुना भी होगा थोड़ा बहुत कि ऐसे ऐसे होता है। तो उन सब में ना लोगों को बहुत अच्छा लगा था, शासक कैसे थे, इसके बाद घर कैसे बनाते थे, घर ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे, परिवहन सिस्टम कैसा था। तो बहुत लोगों को पसंद भी आता है, बहुत लोग यूज भी करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अतीत को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर भारत को जानना है तो अतीत को जानो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से दोनों मतलब तीनों पार्ट की वीडियो अच्छे से कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो ख़त्म ही हो जाना है और अच्छे से मैं एक साथ फुल वीडियो बना दूँगी, फिर आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।